नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट यानी क्रैक एग्जाम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शमशाद और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो दो तो दोस्तों, आज का जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, आज का जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है संविधान के महत्वपूर्ण भाग से संबंधित जो भी अनुच्छेद है, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटने वाला है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में शामिल किया गया है, तो आपको ये जो टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग 1, 2, 3, 4 ये पढ़ना ही होगा। तो इसमें कितने अनुच्छेद हैं और कौन कौन से अनुच्छेद से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सभी को इस वीडियो में हमने शामिल किया है। और इसमें ना आपको रटने की ज़रूरत होगी और ना इसमें कोई ट्रिक बतलाऊंगा, लेकिन आपको याद ज़रूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो भाग 1 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी भारतीय संविधान का जो भाग 1 है उसमें जो है जिक्र किया गया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 1 है उसमें क्या कहा गया है, तो भारत राज्यों का संघ होगा, यानी इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते हैं। यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें भारत को क्या कहा गया था, भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते हैं। यानी भारत में जो भी राज्य है उसको जो है सो भारत से अलग नहीं किया जा सकता। वो कौन से अनुच्छेद में शामिल है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह बतलाया गया है कि भारत का जो राज्य है उसको इसके देश यानी भारत से उसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो आपको आशा करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें भारत को क्या कहा गया है, तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है और इसके जो राज्य है वो कभी भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद 2 में है संसद राष्ट्रपति के आदेश के पूर्व विदेशी राज्य को मिला सकता है, जैसे में सिक्किम। यानी अनुच्छेद 2 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 2 है वो संसद को राष्ट्रपति के आदेश के पूर्व यानी आदेश से पहले विदेशी जो भी राज्य है उसको मिला सकता है, जैसे सिक्किम को मिलाया गया है। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है, तो संसद किसी भी राज्य के सीमा, नाम, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है उसके अनुसार संसद जो है किसी भी राज्य के सीमा में, उसके नाम में, क्षेत्र में चेंजेज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कि हुआ है बिहार से झारखंड में। यानी पहले जो था झारखंड वो बिहार में था, लेकिन बिहार से इसको अलग कर दिया गया है। कब? 15 नवंबर 2000 को बिहार को झारखंड से अलग कर दिया। यानी बिहार में भी झारखंड थी, तो बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। कब? 15 नवंबर 2000 को। तो आपको आशा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा जो भारतीय तो संसद किसी भी राज्य के सीमा, नाम, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, किसके अनुसार? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार। अनुच्छेद 4, तो अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है, तो जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का उपयोग करेगी तो राष्ट्रपति इसमें रोक नहीं लगा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 4 है उसमें जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का उपयोग करेगी, यूज करेगी, तो राष्ट्रपति को यह हक नहीं है कि उसमें वो रोक लगा सकते हैं। भारतीय संविधान के भाग 1 से संबंधित इतने पॉइंट थे। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है वो किससे संबंधित है, उसमें क्या बतलाया गया है।
भाग 2, तो भाग 2 में क्या है, नागरिकता, और इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के बारे में बतलाया गया है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 5 है वो किनसे संबंधित है, उसमें क्या बतलाया गया है। तो जब संसद बना तो भारत के अंदर के सभी लोगों को नागरिकता दी गई। किसके अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार जब संविधान बना तो भारत के अंदर के सभी लोगों को, यानी भारत में जितने भी लोग थे उन सभी को भारत के नागरिकता दी गई। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी जब भारतीय संविधान बना तो भारत के अंदर जितने भी लोग थे उन सभी को भारत की नागरिकता प्रदान की गई। अनुच्छेद 6, तो अनुच्छेद 6 में क्या बतलाया गया है, तो पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता परमिट रूल लागू जो हुई थी, कब हुई थी, 19 जुलाई 1948 को। इसके अनुसार उनको नागरिकता दी जाएगी। किनको, जो पाकिस्तान से भारत में आएंगे उनको। यानी 6 जो है वो संबंधित है पाकिस्तान से आए, भारत में जो लोग आएंगे पाकिस्तान से उनसे संबंधित है और उनको नागरिकता दी जाएगी परमिट रूल 19 जुलाई 1948 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7, तो संविधान बनने के पहले आए व्यक्ति को नागरिकता, यानी संविधान 7 जो है किनसे संबंधित है, तो संविधान बनने के पहले आए व्यक्ति को नागरिकता। अनुच्छेद 8 में विदेश में घूमने और नौकरी करने और पढ़ने जाने की स्वतंत्रता। यानी अगर कोई भी व्यक्ति विदेश जाते हैं घूमने या नौकरी करने या पढ़ने जाने, तो उनको जो स्वतंत्रता है, आज़ादी है, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 से संबंधित है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 जो है वो किसके अनुसार है। अगर कोई व्यक्ति विदेश घूमने और नौकरी करने या पढ़ने जाते हैं तो भारत इनका जो जिक्र है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये किस अनुच्छेद में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 में बतलाया गया है कि विदेश में आप घूमने जा सकते हैं, नौकरी करने जा सकते हैं और आप पढ़ने जा सकते हैं। यानी आपको अनुच्छेद 9, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। जी हाँ साथियों, अनुच्छेद 9 में यह बतलाया गया है कि अगर आप विदेश का नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो आपको जो है सो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 9 है वो किससे संबंधित है, विदेशी नागरिकता प्राप्त करने से। या प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो यह अनुच्छेद 9 से संबंधित है। मैं आशा करता हूं कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा कि ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 9 है ये किनसे संबंधित है और इससे प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं। अनुच्छेद 10 में देश विरोधी कार्य करने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। जी हाँ, यानी अगर आप अपने देश के विरोधी ऐसे कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं जो हमारे भारत के लिए नुकसानदायक हो, भारत की जनता के लिए नुकसानदायक हो, तो ऐसे कार्य करने पर भारत की नागरिकता जो है आपकी समाप्त कर दी जाएगी। जी हाँ। अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी जो है गृह मंत्रालय को दी गई है। जी हाँ साथियों, नागरिकता संबंधी जो भी कानून है वो संसद बनाती है, उन्हीं को है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि नागरिकता संबंधी जो कानून है वो कौन बना सकती है, तो संसद बना सकती है। एक दूसरे प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 11 है ये किनसे संबंधित है, तो नागरिकता से संबंधित है और इसमें कानून कौन बना सकते हैं, संसद बना सकती है। और इसकी जो जिम्मेदारी होती है किसकी होती है, गृह मंत्रालय को दी गई है। भाग 3, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है इसमें मूल अधिकार है।
जिसमें भारतीय संविधान के 12 से 35 के जो अनुच्छेद है उसके बारे में जिक्र किया गया है, किसमें, भाग 3 में। तो 12 में है, अनुच्छेद 12 में है मूल अधिकार की परिभाषा। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मूल अधिकार की जो परिभाषा है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये 12 में है, अनुच्छेद 12 में है। दूसरी ये बात पूछी जा सकती है कि मूल अधिकार की जो परिभाषा है ये भारतीय संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद में है, तो ये भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 13, तो अनुच्छेद 13 में क्या बतलाया गया है, तो अल्पीकरण, जी हाँ, अल्पीकरण जैसे 3 तलाक पर रोक, ये किनसे संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 13 से संबंधित है। समानता का अधिकार, यह साथियों समानता का जो अधिकार है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 में क्या बतलाया गया है, विधि के समक्ष समानता यानी कानून के सामने सब बराबर है और यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब इसको कहने का मतलब क्या हुआ ये समझ लीजिए। अनुच्छेद 14 जो है ये जो है इसमें जो बतलाया गया है इसके अनुसार समानता यानी कानून के सामने भारत के जितने भी लोग हैं, चाहे वो जॉब में हो, नौकरी में हो या कोई भी नेता हो, वो कानून के सामने सब लोग क्या है, बराबर है। और ये जो है किससे लिया गया है, विधि के समक्ष समानता का जो अधिकार है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सरकारी स्थानों पर भेदभाव नहीं। अब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर सरकारी स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि वो फलाना जाति का है, आप स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, आप फलाना स्थान से बिलोंग करते हैं, तो ये सबसे संबंधित जो भी पॉइंट है उसके अनुसार आप किसी के भी साथ में, भारत के लोग जो है आप किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और इसका जो जिक्र है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में किया गया है और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 से संबंधित है। अनुच्छेद 16, तो अनुच्छेद 16 में जो बतलाया गया है लोक नियोजन में समानता, नौकरी में आरक्षण, यानी नौकरी में जो भी आरक्षण दी गई है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 से संबंधित है। जी हाँ, लोक नियोजन में समानता यानी नौकरी में आरक्षण की जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 से संबंधित है। अनुच्छेद 17, तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत नहीं। जी हाँ, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी से भी छुआछूत नहीं कर सकते हैं और इसका जो जिक्र है ये जो इसके बारे में जो बतलाया गया है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है। यानी छुआछूत से संबंधित जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 से संबंधित है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों, आप जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत ही हौसला मिलता है, बहुत ही हौसला बुलंद होता है और आपके लिए कुछ और इससे बेहतर करने का जज्बा होता है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उपाधियों का जो अंत है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 से संबंधित है। कौन, उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक के अनुच्छेद में बतलाया गया है। तो अनुच्छेद 19 में क्या है, तो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार दी गई है, कही गई है। किसमें, अनुच्छेद 19 में। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो 6 प्रकार की
अब कौन से वो 6 प्रकार, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो क में है अभिव्यक्ति को आजादी। जी हाँ, भारत के जो भी अभिव्यक्ति हैं उनको आजादी है। किसमें? अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता की बात कही गई है उसमें जो पहला है वो क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी। ख में है सभा करने की स्वतंत्रता। जी हाँ, आप कहीं भी सभा कर सकते हैं, आप आजादी है, आपको स्वतंत्रता प्राप्त है कि आप कहीं भी सभा कर सकते हैं। ग में संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आप समूह बना सकते हैं। घ में है चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, यानी आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, ये आपको आजादी है। च में है भारत में कहीं बसने की आजादी, आप भारत के किसी भी कोने में किसी भी स्थान पे आप रह सकते हैं। 6 में व्यवसाय करने का अधिकार, यानी आप बिजनेस कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से ये सभी पॉइंट बनते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से। तो ये 6 पॉइंट का जो जिक्र है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कही गई है। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि से संरक्षण, यानी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, दोष सिद्धि से संरक्षण जो है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 से संबंधित है। अनुच्छेद 21, अब अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी न हमें कोई मार सकता है और न हम खुद मर सकते हैं, यानी आपको भारत में न कोई मार सकता है और न ही आप खुद सुसाइड कर सकते हैं। इसके बारे में जो ये जो संबंधित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित है। तो आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अनुच्छेद 21 यानी 21 जो है ये किससे संबंधित है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 21 का क, यानी अनुच्छेद 21 के क जो है ये शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। और 86वां संशोधन जो हुआ था 2002 में, उसमें इसको क्या किया गया था? शामिल किया गया था। किसको? शिक्षा का अधिकार को। अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 22 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 22 में। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो है अनुच्छेद 23 और 24 से संबंधित है। तो 23 में क्या कहा गया है? बलात्, श्रम तथा बेरोजगारी पर रोक। अनुच्छेद 23 जो है वो किनसे संबंधित है? बलात्, श्रम तथा बेरोजगारी पर रोक जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से संबंधित है। अनुच्छेद 24, तो इसमें क्या कहा गया है? तो बाल श्रम तथा 14 वर्ष के बच्चों को खतरनाक काम में लगाने पर रोक, यानी इसको कहने का मतलब ये हुआ कि आप 14 वर्ष के, यानी 14 वर्ष से लेकर के उसके नीचे के जितने भी बच्चे हैं उसको आप किसी भी काम पर नहीं लगा सकते हैं। ये क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद के 24 के खिलाफ है। यानी आप 14 वर्ष से लेकर के उसके नीचे के जितने भी बच्चे होते हैं उसको आप किसी भी काम पे नहीं लगा सकते हैं। ये जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 24 के खिलाफ है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 24 है किससे संबंधित है? तो बाल श्रम तथा 14 वर्ष के बच्चों को खतरनाक काम पे रोक लगाने से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये 25 से 28 जो अनुच्छेद है उनमें बतलाया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता का अर्थ हुआ हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, यानी भारत में आप अनुच्छेद 25 के अनुसार आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आपको पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 25 से संबंधित है। कौन? अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अनुच्छेद 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता
हम नमाज, यज्ञ, हवन आदि करने की स्वतंत्रता। यानी आपको जो है 26 आर्टिकल जो है वो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, नमाज, यज्ञ, हवन आदि करने की आज़ादी देती है। कौन? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 जो है वो। यानी उसमें इसके बारे में बतलाया गया है कि आप सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता और नमाज, यज्ञ, हवन आदि कर सकते हैं। इसमें आपको पूरी आज़ादी है। आर्टिकल 27 यानी अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्य के लिए रखे धन पर रोक नहीं लगेगा। यानी धार्मिक कार्य के लिए रखे धन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी अगर कोई भी मंदिर, मस्जिद, चर्च इत्यादि के लिए अगर धन रखा गया है तो उस पे कोई भी कर, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और इसके बारे में जो बतलाया गया है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 में बतलाया गया है कि धार्मिक कार्य के लिए रखे गए धन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी कर नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 तो इसमें क्या है? तो सरकारी धन से धार्मिक शिक्षा नहीं देना। सरकारी धन से धार्मिक शिक्षा नहीं देना। यानी आप सरकारी धन से धार्मिक जो शिक्षा होती है वो आप नहीं दे सकते हैं। और ये इसके बारे में जो जिक्र है और ये जो संबंधित है ये आर्टिकल 28 से संबंधित है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ये जो है आर्टिकल 29 और 30 में है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी कार्य। तो चलिए इसको आपको समझाते हैं डिटेल्स में। अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 29 में क्या किया गया था? अल्पसंख्यक के हितों की संरक्षण। अल्पसंख्यक के हितों की जो संरक्षण है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से संबंधित है। अल्पसंख्यक के हितों की जो संरक्षण है वो किससे संबंधित है? किस अनुच्छेद से? तो 29 से। अनुच्छेद 30 तो अनुच्छेद 30 जो है यानी अनुच्छेद 30 जो किनसे संबंधित है? अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण से। तो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 30 से संबंधित है। और अल्पसंख्यक के हितों की संरक्षण ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 29 यानी 29 से संबंधित है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार जो अब कानूनी अधिकार बन गया है। जी हाँ, संपत्ति का जो अधिकार है जो अब कानूनी अधिकार बन गया है। अब ऐसे अनुच्छेद को 300 के क में रखा गया है। यानी संपत्ति का जो अधिकार है जो अब कानूनी अधिकार बन गया है इसको किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। अनुच्छेद 32 तो इसमें क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये अनुच्छेद मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाता है और इसमें सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रीट जारी करता है। यानी इसलिए अंबेडकर जी ने इस अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है। यानी भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 32 है उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। तो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे भी जा चुके हैं। ये प्रश्न मोस्ट भी आई है। तो इसमें आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। दूसरी प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे थे, वो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद कौन है? 32। तो अनुच्छेद 32 जो है वो भारतीय संविधान का आत्मा है। और ये आत्मा जो है भारतीय संविधान का आत्मा किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अनुच्छेद 33 तो अनुच्छेद 33 में क्या है? तो राष्ट्रीय हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। यानी राष्ट्रीय
हित में संसद सेना मीडिया गुप्तचर के जो मूल अधिकार है उसको सीमित कर सकती है। और ये जो है ये किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 33 में है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रीय हित में संसद सेना मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को जो सीमित कर सकती है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 में है। अनुच्छेद 34, तो भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 34 में क्या है, भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का जो कानून है वो लागू किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो ये अनुच्छेद 34 के तहत भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 35, तो अनुच्छेद 35 में भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के लागू होने की विधि की चर्चा। अनुच्छेद 35 इसमें क्या कहा गया था, भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने की विधि की चर्चा। यानी भाग 3 में यह बतलाया गया है कि मूल अधिकार के लागू होने की विधि की जो चर्चा है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 के तहत है। इसमें भाग 3 में बतलाया गया है कि मूल अधिकार के लागू होने की जो विधि की चर्चा ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 से संबंधित है। भाग 4, अब भाग 4 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 में कितने अनुच्छेद के बारे में जिक्र किया गया है, तो 36 से 51 तक। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बारे में बतलाया गया है और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद 36 में इसकी परिभाषा है, यानी परिभाषा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 36 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। तो आपके एग्जाम में यहाँ से दो तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अनुच्छेद 36 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, लेकिन उसमें क्या बतलाया गया है, तो उसमें परिभाषा बतलाया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। और दूसरी ये पूछा जा सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जो परिभाषा है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बतलाया गया है, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 में बतलाया गया है। अनुच्छेद 37, तो इसमें क्या है, तो यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। यह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। और इसके अनुच्छेद 38, तो ये लोक कल्याण की अभिवृद्धि अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी। जी हाँ, यानी लोक कल्याण की अभिवृद्धि अर्थात सरकार जो है जनता का कल्याण करेगी। इसका जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 से संबंधित है। जैसे राशन कार्ड के द्वारा सरकार क्या करती है, जनता का कल्याण करती है, जिससे वो राशन कार्ड के द्वारा जनता को क्या प्रोवाइड कराते हैं, राशन, जैसे अनाज में हो गया गेहूं चावल इत्यादि। तो अनुच्छेद 39 में समान कार्य पर समान वेतन महिला या पुरुष, यानी अनुच्छेद 39 में यह बतलाया गया है कि अगर महिला हो या पुरुष अगर वो कोई काम करते हैं तो उनको बराबर वेतन मिलेगा, जितना पुरुष को मिलेगा उतना ही महिला को भी मिलेगा। तो इसके बारे में जो बतलाया गया है और इसका जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान के 39 में है। अनुच्छेद 39 का इसमें निःशुल्क विधि सहायता, यानी निःशुल्क विधि सहायता जो है ये किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 39 से संबंधित है। अनुच्छेद 40, तो अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत का गठन की चर्चा। अब ये भी प्रश्न यहाँ से भी अनुच्छेद 40 से भी प्रश्न कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि ग्राम पंचायत का जो गठन होगा ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। और अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता जैसे विधवा पेंशन विकलांग पेंशन आदि, यानी सरकार जो है
वो मदद करेगी, सहायता करेगी। किन लोगों को? विधवा को क्या मिलेगा? पेंशन। विकलांग को भी मिलता है पेंशन। तो ये सब के बारे में जो जिक्र किया गया प्रावधान है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में है ना। अनुच्छेद 42, तो इसमें क्या है? न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। यानी अगर कोई गर्भवती महिला से कठिन कार्य न कराना, यानी अनुच्छेद 42 में न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, यानी अगर कोई प्रसूति है तो उनको सहायता उपलब्ध कराना और उनसे कोई भी कठिन काम नहीं कराना चाहिए। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 कहता है। इसके अंदर प्रावधान है कि गर्भवती महिला से कोई भी कठिन कार्य नहीं करा सकते हैं। अनुच्छेद 43 निर्वाह योग्य मजदूरी। निर्वाह योग्य जो मजदूरी है वो अनुच्छेद किन से संबंधित है? किस अनुच्छेद से? तो ये 43 से संबंधित है। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, इसके तहत सभी धर्मों के विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेगी। यानी अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, इसके तहत सभी धर्मों के विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेगी। यानी इनमें जो है तलाक की जो शर्त है, विवाह का जो शर्त है, वो बराबर होगा सभी धर्मों के लिए। उसके बारे में जो बतलाया गया है वो किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 45, तो अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा। जो भी बच्चे अगर 6 वर्ष के हो जाते हैं तो उसको स्कूल में एडमिशन लिया जा सकता है और उनको निःशुल्क सुविधा प्रोवाइड कराया जाता है। अनुच्छेद 46 SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण की जो व्यवस्था है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में है। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 46 है ये किनसे संबंधित है? तो SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण से संबंधित है। कौन? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 47 में नशीली दवाई एवं शराब पर प्रतिबंध लगाना, सरकार पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराएगी। यानी अनुच्छेद 47 में यह जिक्र है कि नशीली दवाई एवं शराब पर प्रतिबंध लगाना और सरकार पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराएगी। इसका जो जिक्र है यह भारतीय संविधान के 47 में है। एवं अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 48 के तहत कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना, ये किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 48 से। अनुच्छेद 48 के क, तो पर्यावरण एवं वन्य जीव को रक्षा सरकार का कर्तव्य होगा। यानी पर्यावरण एवं वन्य जीव को रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। और किस अनुच्छेद के अनुसार? तो ये 48 अनुच्छेद 48 क के अनुसार वन्य जीव को रक्षा सरकार का कर्तव्य होगा। तो इसके बारे में जो जिक्र है ये अनुच्छेद 48 क के क में है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 39 के तहत राष्ट्रीय जितने भी स्मारकों हैं उनको रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। ये जो राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा करना जो कर्तव्य है होगा, इसका जो जिक्र है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में बतलाया गया है। किनके लिए? सरकार के लिए। जो सरकार है वो राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करेंगे। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। यानी अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जा सकता है। अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना ये अनुच्छेद किससे संबंधित है? 51 से। अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य, और ये रूस के संविधान से लिया गया है। तो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मौलिक जो कर्तव्य है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। क्या? मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों ये थे भारतीय संविधान के
2, 3 एंड 4 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। और आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।